हेलो एवरीवन, स्वागत है। आप सभी का पार्ट 2 में सीन शुरू होता है जहां सेंगजी और मू यंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मू यंग ने जो आज उसके लिए किया है शायद ही कोई करता। लोगों और रिपोर्टर के सामने उसने गैंगजी की मदद की बिना अपने करियर की फिक्र किए। गैंगजी अकेले स्टोर रूम में रो रहा होता है। बाहर मू यंग और सेंगजी बैठे थे। मू यंग पूछती है कब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। वह कहता है जब तक कि वह शांत ना हो जाए। पूछती है कितना टाइम लगेगा। वह कहता है 1 घंटा या फिर 1 दिन। मू यंग के अंदर थोड़ी सी भी सब्र नहीं थी। वह उठकर जाने लगी उसे बाहर निकालने के लिए, पर वह बोला उसे डिस्टर्ब मत करो। जब तक वह शांत नहीं होगा तब तक मुझे भी अंदर नहीं आने देगा और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बोली मैं किसी की फिक्र नहीं करती हूँ। उसके बाद कहती है क्या उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके कारण वो ऐसा है। तभी उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोली तुम ये कैप मत पहना करो, इसमें तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से नहीं दिखता है। पता है तुम कितने हॉट और क्यूट हो। दोनों बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर सोशल बुक पब्लिशर आकर मू यंग की बुराई करने लगा। वो कहती है तुमको पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। पर वह जाता नहीं है, उसकी बुराई करता है। कहता है तुम हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती हो, और उसको बुरा भला कहने लगा। मू यंग गुस्से से उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, पर सेंगजी उसको रोक लेता है और पब्लिशर को डांटकर भगा देता है। मू यंग सेंगजी से कहती है तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुमको मेरे ऊपर तरस आ रहा है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे गई तो वहाँ पहले से ही बुक पब्लिशर खड़ा था। वो बोला मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी, क्योंकि मेरे एक साइन से ही तुम्हारा कैरियर बचेगा। मू यंग पूछती है आखिर तुमको चाहिए क्या? वह कहता है मैं पैसे ले लेकर बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों ना तुम मुझे एक बार खुश कर दो। वह पब्लिशर इतना बड़ा बेशर्म इंसान होता है कि उसे कोई भी शर्म नहीं आती है। वह मू यंग के साथ सोना चाहता था। मू यंग आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, पर वह कहता है मेरी पेन की एक साइन से तुम और पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं कि तुम एक मेंटल पेशेंट हो तो तुम्हारा कोई भी बुक पब्लिश नहीं होगा, इसलिए मुझे कुछ करने का सोचना भी मत। वो कहती है मुझे तुमको मारने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मू यंग उसके पॉकेट से पेन निकालती है और उसके आँख के पास लाई वो डर कर सारे पैसे गिरा देता है। फिर वो उसको धक्का दे दी जिससे वह नीचे गिरने लगा। तभी वहाँ पर सेंगजी उसको रोकने के लिए आया, पर उसे देरी हो गई। पब्लिशर गिर गया और उसको चोट भी लगी। वहाँ पर एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल लेकर गई। ली सेक्रेटरी पर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो कहता है आखिर जब मैं नहीं रहता हूँ तभी क्यों सारी परेशानियाँ आती है, कुछ ना कुछ मू यंग कर देती है। तुम कहाँ पर थी? वह कहती है कि जब भी वो हॉस्पिटल वाला लड़का सामने आता है मू यंग कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे रही है। ली गुस्सा करता है। वे कहता है तुमने उसको सामने आने से रोका क्यों नहीं? मू यंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह कहती है उसे मर जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों ऐसे लोग लंबा जीते हैं। सेंगजी उसको रोककर कहा शांत हो जाओ। उसका हाथ उसके कंधे पर रखकर बोलता है सांस लो और लंबी सांस लो। तुम बहुत जल्द अपना काबू खो देती हो, इसीलिए तुम्हें जब भी लगे तुम बेकाबू होने वाली हो या तुम्हें गुस्सा आने वाला है तब तुम्हें यह करना चाहिए। वह कहती है इससे क्या होगा? क्या यह कोई जादू है? वह कहता है नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल टेक्निक है। मू यंग सेंगजी को पकड़कर अपने करीब खींचकर कहती है कि गुस्से का सामना सामने से करना चाहिए, और उसे अपने करीब खींचती है। वो उसे दूर करके वहाँ से जाने लगा। मू यंग पूछती है कहाँ जा रहे हो? मुझसे भाग क्यों रहे हो? वह कहता है मुझे अपने भाई के पास जाना है। मू यंग बोली धीरे चलो, मैं हील पहनी हूँ। फिर उसको रोकती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सेफ्टी पिन बनो और मुझे फटने से रोको, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है और मैं कंट्रोल में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर लगाम लगाओ। सेंगजी कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूं? वो कहती है तुम पेशेंट की सेवा करते हो ना, तुम मुझे अपना पेशेंट ही समझो। सेंगजी मना कर देता है, कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो। वो कहती है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, तुम जितना कहोगे उतना मैं तुम्हें पैसा दूंगी, बस तुम मुझे कंट्रोल में रखो। पर वह इसके बाद भी उसे मना करके बोलता है हम पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि उम्मीद है कि हम दोबारा ना मिले, इसलिए प्लीज़ मुझसे दोबारा मत मिलना और मेरा पीछा छोड़ दो। मू यंग बोली मैं तुम्हारी कोई पेशेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे यह नहीं कह सकते। सेंगजी बोला हाँ बिल्कुल, हम पेशेंट को दवा या दारू से ठीक कर सकते हैं, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इससे केवल दूर रहा जा सकता है, जो मैं कर रहा हूँ। मू यंग बोली तुम मुझसे दूर नहीं जा रहे हो, तुम मुझसे भाग रहे हो। वह स्माइल करते हुए बोली तुम एक भगौड़े हो। सेंगजी को याद आता है कि बचपन में उसकी एक दोस्त ने भी यही कहा था। वह उसे याद करके उदास हो गया। तभी उसका भाई कमरे से बाहर आता है। वहाँ पर कोई नहीं था। वो अकेले टेबल पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद सेंगजी आकर उसे अपने साथ लेकर गया। गैंगजी उदास था। वो बोला
तुमको ऑटोग्राफ नहीं मिला इसलिए ऐसे उदास मत बैठो, तुम फिर कभी ले लेना। पर आज तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। भाई एक ड्रैगन की बुक देता है, जिससे गैंग जी बहुत खुश होता है और बस में ही बुक को रीड करने लगा। घर पे पहुंचने पर वहां पर पहले से ही जेसू खड़ा होता है। वह माफ़ी मांगता है क्योंकि वह फ़ोन नहीं उठा पाया था। वह दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। वो बोला, अब बस करो, तुम्हें अपनी लाइफ हमारे साथ खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम्हें अपनी लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। जेसू कहता है, मेरी मर्जी में सेटल हूँ या फिर ना, तुम कौन होते हो बताने वाले। मैं जब चाहूँगा तब सेटल हूँगा, पर मैं अभी सेटल होना नहीं चाहता हूँ। तुम लोग ही मेरी फैमिली हो, मुझे तुम लोग के साथ रहना है। सेंग जी अपने भाई से पूछता है कि क्या हम अपने पुराने घर चल सकते हैं रहने के लिए, तुमको इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। उसका भाई कहता है, नहीं हम वहाँ चल सकते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। जूरी को इन्फॉर्म करता है कि वो आ रहा है। अगली सुबह जब मू यंग सोकर उठती है तो उसे सेंग जी की सारी जानकारी मिल गई। वह जानकर हैरान होती है क्योंकि वह उसके बचपन के शहर का इकलौता दोस्त है जो उससे प्यार करता था। वह दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे। सारी सच्चाई जानने के बाद वह नहीं चाहती थी कि इस बार वो उसे खोए, इसलिए उसके पीछे जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ ली के सर पर मुसीबतों का पहाड़ आ गया। मू यंग का वीडियो किसी ने अपलोड कर दिया है और तो और उसका पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिससे पूरे देश में उसका बायकॉट होने लगा। एक आदमी बताता है, सर हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, हमारे पास तो लोन चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। ली इन सब प्रॉब्लम से परेशान हो गया। मू यंग सेंग जी को पाने के मकसद से न्यू हॉस्पिटल पर आ गई। उसके आते ही वहां पर बारिश होने लगी। सारे पेशेंट और स्टाफ इधर उधर भाग रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में केवल मू यंग के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ये सीन एकदम डरावना था। मू यंग चलते जा रही थी, तभी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। सेंग जी पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो जवाब देती है, आखिर में कैसे नहीं आती, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जूरी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसकी नज़र मू यंग पर पड़ती है। वह देखकर हैरान हो गई। सेंग जी मू यंग को बाहर लेकर आया। फिर वह उसके करीब आकर बोलती है, तुम पहले से खूबसूरत और समझदार हो गए हो और तुम्हारी आंखें पहले की तरह ही हैं। सेंग जी बोला, क्या तुम मुझको जानती हो? वह बोली, मैं तुमको जानना चाहती हूँ। वो उससे पूछता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्योंकि जब तक वह चीज़ तुमको नहीं मिलेगी तुम यहाँ से नहीं जाओगी। वो बोलती है, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर वह हैरान होते हुए पूछता है, आखिर में ही क्यों? वह बोली, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है उसे मैं हासिल कर कर ही रहती हूँ, चाहे उसे चोरी करना पड़े या फिर ज़बरदस्ती। तभी वहाँ पर हेड नर्स आकर बोली, मिस मू यंग डॉक्टर ने आपको बुलाया है। डॉक्टर के केबिन में जाने के बाद वह बोलते हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके फादर का ऑपरेशन अच्छी तरह हो सके, पर हमें अभी भी सक्सेस होने की 100% श्योरिटी नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आप हमारे हॉस्पिटल में वीकेंड पर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले, जिससे यहाँ के पेशेंट को रिकवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद आप अपने फादर को आधे घंटे के लिए डेली वॉक पर ले जा सकती हैं। मू यंग मुस्कुराकर बोली, आपको नहीं लगता है कि शर्तें मुझे रखनी चाहिए? वह हॉस्पिटल का पंपलेट फाड़कर वहाँ से जाने लगी। डॉक्टर कहते हैं, लगता है इसके अंदर बहुत गुस्सा भरा है। हेड नर्स बताती है, लगता है आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, इस समय ये मशहूर हैं। डॉक्टर बोले, अगर ये अपने फादर के लिए यहाँ पर नहीं आई है तब वह यहाँ क्या कर रही है? लगता है उसे कुछ ऐसा चाहिए जो केवल यहीं पर ही मिलेगा। जब सेंग जी इन सब चीज़ों से परेशान होकर चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज कर रहा होता है, वहाँ पर मू यंग आ गई। वह उसके खूबसूरत बॉडी पर 6 एब्स देखकर पूरी तरह से खो जाती है। फिर बोली, क्या कमाल की बॉडी बनाए हो सेंग जी। उसे चेंजिंग रूम से ज़बरदस्ती बाहर निकालने लगा, पर उन दोनों को एक साथ देखकर जूरी रुक जाती है। वह दोनों एक दूसरे को देख रही थी। बाहर आने पर पूछती है, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है सेंग जी के साथ? वह मुस्कुराकर बोली, तुमको इससे क्या मतलब? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं? जूरी कुछ जवाब नहीं देती है, पर वह बोली, मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे कौन देखा करें। मैं नहीं चाहती हम दोनों के रिश्ते के बारे में यहाँ पर किसी को पता चले। मू यंग अपने कार से घर जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में कुछ आ गया, जिसके कारण वह जोर से ब्रेक लगाती है। फिर सांस में सांस लेकर ऊपर देखी तो सामने एक हिरन था। वो उसके ऊपर गुस्सा कर कर उसे गाली देने लगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। दूसरी तरफ सेंग जी ग्रॉसरी का सामान लेने स्टोर गया। वहाँ पर पहले से ही जोरी शॉपिंग कर रही थी। दोनों एक साथ वापस घर आते हैं। वो बोली, मुझे लगा कि तुम आज मू यंग के साथ डिनर करोगे। वह जवाब देता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, हम दोनों दोस्त नहीं हैं। मू यंग एक सुनसान हवेली पर जाती है जो सालों पहले बहुत ही सुंदर हुआ करता था, पर एक एक्सीडेंट के कारण अब भूतिया घर बना हुआ है। इस जगह से हर कोई डरता है।
चुपचाप कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने आज कुछ भी नहीं खाया था। उसका पूरा टाइम ट्रैवल करने में निकल गया। लेकिन दूसरी साइड सेंगजी और जूरी के साथ सभी लोग छत पर एक साथ खाना खा रहे थे। वो खूब ढेर सारी बातें करते हैं। मुयंग को रात में बहुत डरावना सपना आया जिसमें वह बहुत ज्यादा डर गई और उसे सेंगजी की याद आई। वो उसे अपने पास इमेजिन करती है, साथ ही उसकी बताई हुई एक्सरसाइज करने लगी जिससे उसे सुकून मिलता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक न्यू पेशेंट आया। दिखने में बहुत अमीर था। नर्स ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो अपने सारे कपड़े निकाल रहा है। तभी हेड नर्स मिसेस पार्क आकर छुपा देती है और बोली, तुम काम पर मजे ले रही हो। फिर रूम में सेंगजी आकर बोलता है, तुमको पता है ना यहाँ पर कैमरा लगा है। वो बोला, हाँ, कितना एक्साइटिंग है जब तुमको पता चले कि सामने से कोई तुमको देख रहा है। सेंगजी बोला, कपड़े पहन लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर उसने जवाब दिया, मेरे अंदर आग भरा है। हेड नर्स मिसेस पार्क बताती हैं, ये सियोग है जो हर साल इसी समय हॉस्पिटल आता है क्योंकि इसे एक रेयर मेंटल डिजीज है। जरा उस पर नजर रखना क्योंकि इस शहर के मेयर का लड़का है। वह हमेशा कोई ना कोई हरकत कर कर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, पर हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मु यंग सोकर उठी। फिर सोचती है, आखिर मैं दोबारा सेंगजी से कैसे मिल सकती हूँ। फिर उसे याद आता है डॉक्टर ने उसे एक ऑफर दिया था। वो बोली, मेरे पास तो एक अच्छा मौका है, इससे मैं रोजाना उसके पास रह सकूंगी। इसलिए वह तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहां पर सभी पेशेंट बैठे थे। वह बताती है, आज से मैं तुम सभी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी उसे। यह सब करते हुए देखकर सेंगजी को थोड़ा अजीब लगता है। क्लास खत्म होने के बाद वो उससे बोली, कैसी रही मेरी आज की क्लास। सेंगजी पूछता है, आखिर तुम्हें यह क्लास लेने की जरूरत क्या है। वह बोली, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे रोजाना मिलना चाहती हूँ। वह बोला, क्या तुम पागल हो। तभी जोर से बोली, सेंगजी, क्या तुम मेरे साथ सोओगे। सभी लोग यह सुनकर शर्मा गए। सेंगजी उसे तुरंत स्टोर रूम में ले गया। फिर बोला, क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। वह पूछी, क्या अगर तुम्हारे पास वक्त होता तो तुम मेरे साथ मस्ती करते। अब मान भी जाओ तुम एक बोरिंग लाइफ जी रहे हो, पर मुझे देखो, मैं बिल्कुल आज़ाद पंछी हूँ, जो मन में आए वह करती हूँ, किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करती। इतना कहते ही वो कमरे से चली गई। मु यंग जब कमरे से बाहर आती है, वह देखती है कि उसके फादर सामने हैं, पर वह कुछ कहती नहीं है, सीधे वहां से चली गई। आज हॉस्पिटल में सेंगजी का भाई गैंगजी आया होता है। वहां पर जूरी आती है। वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि सेंगजी का फ़ोन नहीं लग रहा है। जूरी कहती है, अच्छा रुको मैं देखती हूँ। वो रिसेप्शन पर जाती है पता करने के लिए। जब वापस आती है देखती है कि वहाँ पर गैंगजी नहीं है। उसको लगता है कि मिस मु यंग यहीं पर है, इसीलिए वह उसके पीछे जाने लगा। वो पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर चला आया। वहाँ पर सेंगजी आकर उसे रोकता है, कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, हमें अंदर जाना है। गैंगजी बोला, मैंने मु यंग को देखा। गैंगजी बताता है, ऐसा नहीं हो सकता, वह औरत यहाँ क्यों आएगी, शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। फिर उसे डॉक्टर के पास छोड़ दिया। डॉक्टर काफ़ी समय तक उसे ऑब्जर्व करते हैं बिना कुछ बोले, पर गैंगजी बोर होकर वहाँ से जाने लगा। तभी वह बोले, डायनासोर कितने बड़े और प्यारे होते हैं, क्या तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो। इतना कहते ही गैंगजी तुरंत अपने डायनासोर के बारे में बताने लगा, साथ ही अपनी सारी पेंटिंग दिखाता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर उसके भाई को अंदर बुलाते हैं। फिर बोले, आज के लिए इतनी बातचीत काफ़ी होगी, इसे कल दोबारा लेकर आना। वो पूछता है, क्या इसने आपको तितलियों के बारे में बताया। वो बोले, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया है, पर कुछ दिनों बाद शायद बता दें। डॉक्टर दोनों भाइयों को हॉल में ले जाकर खड़ा कर दिए। वो गैंगजी को बोलते हैं, क्या तुम यहाँ पर एक सुंदर पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि मैं इस दीवार को रंगों से भरना चाहता हूँ। वो बोला, हाँ बिल्कुल, पर मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी। डॉक्टर कहते हैं, जितनी अच्छी पेंटिंग उतनी अच्छी कीमत। इसके बाद दोनों घर गए। गैंगजी अपने सेविंग बॉक्स में से पैसे काउंट करने लगा। सेंगजी बोला, लगता है तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, आखिर तुम इतने पैसे का करोगे क्या। वो बोला, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं पूरे पैसे जमा नहीं कर लेता। सेंगजी पूछता है, आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वह कहता है, 3,28,90,000। वो पूछता है, इतने पैसे का तुम क्या करोगे। वह कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। वो बोला, मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, मुझे तुम बता सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। सेंगजी मान जाता है। वह एक पेम्पलेट दिखाता है जिसमें एक ट्रैवलर कार थी। सेंगजी पूछता है, आखिर तुम ये कार क्यों लेना चाहते हो। वे कहता है, बार बार घर बदलने के लिए हमें सामान पैक करना पड़ता है, अगर हमारे पास ये कार रहेगी तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जब भी तितलियाँ आएंगी हम इससे कहीं दूर चले जाएंगे, ये घर जैसा रहेगा, कोई भी तुम्हें कमरा खाली करने के लिए नहीं डांटेगा। सेंगजी इमोशनल होकर अपने भाई को गले लगा लिया।
अगले दिन हॉस्पिटल में मेयर का लड़का खुद को छुड़ाकर भागने लगा। पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को परेशान करके फुर्ती से सबसे बचते हुए भागता है। बाहर आया जहां मू यंग रुककर उसके करीब आई। वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के खड़ा था। वो बोला, कैसा दिख रहा है मेरा शेर? वो जवाब दी, लगता है तुम्हारा शेर अभी छोटा है। सेंग जी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वह बताते हैं कि मेयर का लड़का भाग गया। आखिरी बार मू यंग की कार दिखाई दी जिसमें वह बैठकर उसके साथ चला गया है। सेंग जी देखता है कि उसके सामने मू यंग की कार आ रही है। वह जूरी को कार रोकने के लिए कहा और खुद कार से निकलकर रोड पर खड़ा हो गया। मू यंग अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है पर सेंग जी डरता नहीं है। वह रोड के बीचों बीच में खड़ा रहता है। मू यंग उसके एकदम करीब आकर कार को रोकती है। सेंग जी गुस्से में बोला, कार से बाहर निकलो। मू यंग कहती है, तुम मुझसे हमेशा गुस्से में ही क्यों बातें करते हो? वह कहता है, क्यों कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। वो बोली, अच्छा ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ सावधानी से और चौकन्ना होकर रहना चाहिए क्योंकि तुम कभी भी धोखा खा सकते हो। और वह अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर वहां से जाने लगी। जल्दी से उसका पीछा करने के लिए सेंग जीजुरी की कार ले लेता है और उसका पीछा करने लगा। वह दोनों काफी समय तक एक दूसरे का पीछा करते हैं। मू यंग कार को मेयर इलेक्शन इवेंट में आकर रोकती है जहां पर उसका लड़का पागलों वाली हरकतें करने लगा। पूरी मीडिया वाले वहां पर थे। वह कहता है कि मैं पागल हूं और मेरे पिता ने हमेशा से मुझे मारा है और जलील किया है। ये सारी बातें मीडिया वाले रिकॉर्ड करते हैं। वहां पर सेंग जी भी आ गया पर वह उसे रोकता नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ कि कैसे उसके पिता ने अपने सारे बच्चों के बीच में भेदभाव किया। मू यंग कहती है, देखो कितने मज़े कर रहा है, ये तुम्हें भी अपने लाइफ में ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मू यंग कहती है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। वह कहता है, मगर क्यों? मू यंग कहती है, क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर लाया और तुमने ना ही मुझे और ना ही उसे रोका, यानी कि जो मैंने किया ठीक किया। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने रोका क्यों नहीं? सेंग जी बोलता है, वह अपनी सच्चाई बता रहा था इसीलिए मैंने नहीं रोका। वहां पर मेयर का एक आदमी आकर उन दोनों को धमकी देता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया और मुंग युंग की तरफ आगे बढ़ता है उसे चोट पहुंचाने के लिए। पर सेंग जी उसको रोकता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वहां जूरी भी आ गई थी। दोनों जाते हैं सियोक के पास। वह कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूं, मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी हो गई, थैंक यू। वहां पर उसकी मॉम आकर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वह कहती है, मिल गई खुशी अपने पिता की बेइज्जती करवाकर। तुम ऐसा क्यों करते हो जिससे लोग तुमसे परेशान और दुखी हो जाते हैं। मॉम उदास होकर वहां से चली जाती है। सेंग जी को अपने बचपन के बारे में याद आने लगता है कि कैसे उसकी माँ और उसका भाई तीनों एक साथ रहा करते थे। सेंग जी जूरी से कहता है, तुम आगे चलो, मैं मू यंग के साथ आता हूँ। वह पूछती है, पर ऐसा क्यों? वह कहता है, क्योंकि उसे अकेले जाने देना खतरनाक होगा। वहां से वो अकेले उदास होकर जाती है क्योंकि सेंग जी उसके साथ न जाकर मू यंग के साथ जाता है। मू यंग और सेंग जी दोनों साथ में हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। वो कहती है, कितनी अच्छी तरह वो आज मज़े कर रहा था, तुमको भी कभी कभी ऐसे ही मज़े कर लेना चाहिए। वो बोला, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वे कहती है, बाहर कितना अच्छा मौसम है ना। सेंग जी कहता है, मुझे यह मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मू यंग पूछती है, ऐसा क्यों? वो बताता है कि इस मौसम में मुझे हमेशा भागना पड़ता है। वो कहती है, मुझे भूख लगी है। सेंग जी नूडल्स लेकर आया। सेक्रेटरी मिस्टर ली के पास आती है मुस्कुराते हुए। कहती है, सर जो हमारे बुक के ऊपर बैन लगने वाला था वह लग गया है। ली कहता है, इसका मतलब हमें अपनी सारी बुक वापस मंगवानी पड़ेगी। वह कहती है, हाँ। ली गुस्से में कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? हमारी कंपनी बर्बाद होने वाली है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ली परेशान होता है, सोचता है अब कैसे बचाए कंपनी को। वह सेंग जी को फ़ोन करता है और कहता है कि ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या तुमको अभी तक मू यंग ने कहा है तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ? वो बोला, अगर कहा हो तो। ली कहता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि जब भी वह किसी को कहती है कि मैं तुमको पाना चाहती हूँ, इसका मतलब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए और जितना दूर हो सके उतना दूर रहो उससे, वरना उसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती है। सेंग जी पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? वह कहता है, जो हमारी न्यू बुक थी उस पर बैन लग गया है। मू यंग को यहाँ सिटी में होना चाहिए पर वह तुम्हारे लिए वहाँ पर गई है। हमारी कंपनी डूबने वाली है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आकर मू यंग को किसी भी तरह मना लूँ वापस आने के लिए, पर तब तक के लिए प्लीज़ तुम जिंदा रहना। ये सब सुनकर वो घबरा गया। अंदर आता है और वह दोनों नूडल्स खाते हैं।
मू यंग बड़े प्यार से उसके बाल को सहलाते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम भूखे हो, प्यार के भूखे हो। तुम्हें जब भी मेरे साथ मज़े करना हो तुम कहना, हम दोनों मज़े करेंगे। डॉक्टर और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ बैठे होते हैं। एक नर्स कहती है कि सर, सारी की सारी गलती मू यंग की है, इसीलिए उसे हमें हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। पर डॉक्टर कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि वह अपनी मर्जी से गया है, किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, इसीलिए हम उसको हॉस्पिटल से नहीं निकाल सकते हैं। नूडल्स खाने के बाद वह दोनों वापस आते हैं। सेंगजी पूछता है कि तुम आखिर अपने फादर को वॉक पर क्यों नहीं ले जाती हो। वह कहती है जिसके लिए मैं हॉस्पिटल आई थी वो काम हो गया, तो फिर उनको वॉक पे ले जाने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी वो मर जाए तो अच्छा है। वो पूछती है कि फिर तुम्हारे फैमिली वालों की डेथ कैसे हुई। वो कहता है सर, तुमको कैसे पता कि मेरे फैमिली वाले नहीं हैं। वो बोली क्योंकि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कराया था, इसीलिए पता है। सेंगजी कहता है तुम मेरी जासूसी कर रही थी। वो कहती है नहीं, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उससे पहले उसकी जानकारी निकालते हैं, वैसे ही मैंने एक छोटा सा तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कराया। वो गुस्से से कार को रोकवाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए हर कोई केवल एक सामान की तरह है, और कार से निकलकर पैदल चलने लगा। वो बोली आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, पर वह कुछ भी नहीं सुनता है। मू यंग उसको रोकने के लिए उसे प्रपोज कर देती है, कहती है आई लव यू। सेंगजी सुनकर भी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। मू यंग चिल्लाते हुए बोली मैंने तुमको आई लव यू कहा, तुम ही मुझे आई लव यू टू कहो। पर सेंगजी इसके बाद भी चला गया। मू यंग गुस्से में घर पर आती है। वह देखती है कि वहां पर पहले से ही ली आया हुआ है। वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रही हो, चलो वापस सिटी, वैसे भी तुम्हारी एक बुक बैन हो गई है। मू यंग कहती है क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुक जाते हो। वो कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस भूतिया घर में नहीं रह पाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। वहाँ पर जूरी आती है। उसको देखकर ली को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जूरी का भी दिन आज बुरा गया था, इसलिए वह बियर पीती है। सेंगजी अपने भाई को शॉपिंग कराता है उसकी पेंटिंग के लिए। अगली सुबह सिटी का मेयर अपने गुंडों के साथ आकर डॉक्टर के सामने बैठ गया और बोला तुम लोगों के कारण मेरी कल बहुत बेइज्जती हुई, इसलिए जो वहां पर लड़की थी और हॉस्पिटल का स्टाफ दोनों को बुलाओ, जो मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगेंगे। मेयर बहुत गुस्से में होता है। जूरी मू यंग को फोन करने वाली थी, पर सेंगजी उसे रोककर कहता है कि उसे कॉल मत करो, मैं अकेले ही जाता हूं मेयर के सामने, वो आई तो और प्रॉब्लम में डाल देगी। सेंगजी अकेले ही गया। मेयर ने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया, साथ ही उस पर बहुत गुस्सा करता है और एक थप्पड़ भी मार देता है। इन सब के बाद भी सेंगजी कुछ भी नहीं बोला। वो अपना फेस वॉश करता है, पर उसके अंदर गुस्सा अभी भी है। गैंगजी आज हॉस्पिटल आ गया पेंटिंग करने के लिए। वह वॉल के सामने खड़ा होकर सोचता है। तभी वहां पर मू यंग आती है। उसे देखकर गैंगजी शॉक हो गया। फिर वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाती है। वहाँ जूरी आती है। वो कहती है कि तुमको पता नहीं है क्या कि आज तुम्हारी क्लास नहीं है। वो कहती है मुझे पता है, मैं यहाँ पर अपने फादर को वॉक पे ले जाने के लिए आई हूँ। कोई मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैं फादर को वॉक पर नहीं ले गई। गार्डन में दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेंगजी आता है। वह अपने भाई को अंदर जाने को बोला, पर उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता है, जिससे सेंगजी को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। सभी चौंक गए, क्योंकि जो लड़का हमेशा से शांत रहता था वह अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। गैंगजी हॉस्पिटल के किचन में रो रहा होता है। उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके ऊपर गुस्सा किया। वह उससे नाराज है, वह बात नहीं करना चाहता है, वह मुझसे नफरत करता है। वहां नर्स आकर उसे बाहर निकालना चाहती है। वह कहती है कि चलो घर चलो, तुम्हारा बड़ा भाई बाहर इंतजार कर रहा है। पर गैंगजी कुछ भी नहीं सुनता है, वहीं बैठकर रो रहा होता है। जूरी की मॉम गैंगजी का बैग लाकर सेंगजी को दे देती है। कहती है कि तुम घर जाओ, मैं इसको आते समय लेकर आऊंगी, और हाँ, बाहर कुछ मत खाना, मैं घर पर आकर खाना बनाऊंगी। मू यंग हॉस्पिटल के गार्डन में बैठी थी। वहां पर जूरी आती है उसके फादर के साथ और कहती है तुम इनको वॉक पर लेकर जाने वाली थी। मू यंग अपने फादर के सामने होती है। फादर देखते हैं और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर कर कर उसका गला दबाने लगते हैं। वह मू यंग को जान से मारना चाहते थे। मू यंग याद करती है कि कैसे बचपन में भी उसके फादर ने उसे जान से मारने की बहुत कोशिश की, पर किसी तरह कामयाब नहीं हो पाए। वो जमीन पर लेटकर मुस्कुराने लगी। सेंगजी बस से घर जा रहा था, तभी वह देखता है कि मू यंग अकेले पैदल रोड पर चल रही है, पर वह कुछ बोलता नहीं है। वहां से अपने घर चला आता है।
वह बहुत सोचता है कि क्या उसने आज सही किया या नहीं। उसने बेवजह मू यंग को डांट दिया। तभी घर पर जेसू आता है। वह कहता है कि तुम उदास क्यों बैठे हो, और तुम्हें पता है आज मू यंग के पापा ने उसका गला दबाया। सेंगजी पूछता है तुमको कैसे पता चला। वह बताता है कि मैं आज डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गया था, तभी पता चला। ये जानते ही वो उसकी बाइक लेकर तुरंत घर से निकल गया। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, पर किसी चीज की फिक्र किए बिना तेज बारिश में वह बहुत ढूंढता है और आखिरकार उसे मू यंग मिल जाती है, जो अभी भी पैदल बारिश में भीगते हुए चल रही है। वह दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। सेंगजी उसे गले लगा लेता है। अभी के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।